स्वागत है छात्रों। आज हम सेकेंड सेम बीबीए का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। किताब का नाम है गद्य कौशल। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें 10 प्रश्न होते हैं जो एक एक अंक के होते हैं और इसमें उत्तर भी आपको एक शब्द में ही लिखना होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र के समान किस क्षेत्र में स्त्रियों का सहयोग वांछनीय है? उत्तर है चिकित्सा। चिंताशील मनुष्य कैसे मनुष्यों का साथ ढूंढता है? प्रफुल्लित। यहाँ हम देख रहे हैं प्रफुल्लित का अर्थ है जो लोग खुश रहते हैं, खुश रहने वाला अर्थ होता है प्रफुल्लित। तीसरा प्रश्न है, संसार के अनेक महान पुरुष किसकी बदौलत बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हुए हैं? उत्तर है मित्रों। चौथा प्रश्न है, कुसंग नीति और सद्व्यवहार के साथ और किसका नाश करता है? उत्तर है बुद्धि। पांचवा प्रश्न है, सरजू भैया के पिताजी क्या कहलाते थे? उत्तर है गुमाश्ता जी। सरजू भैया को बहुत से लोग क्या समझकर ठगने की चेष्टा करते थे? सुधवा या सीधा? सातवां प्रश्न है, कर्तुल एल हैदर का पहला उपन्यास कौन सा था? उत्तर है मेरे भी सनम खाने। आठवां प्रश्न है, उद्योग रहित और कार्यहीन मनुष्य का मन किसका निवास स्थान होता है? उत्तर है शैतान। नवां प्रश्न है, गाइड शंकर के साथ लेखक किसके दर्शन करने गए थे? गंगा तालाब। 10वां प्रश्न है, योग्यता और व्यवसाय का चुनाव निबंध के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है माधवराव सप्रे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है और इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर एक ही शब्द में लिखें, लेकिन प्रश्नों का अंक एकदम स्पष्ट रूप से लिखें। कई बार छात्र करते हैं गलती कि प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे उत्तर सही होकर भी गलत हो जाते हैं। तो अब अगर आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं चिकित्सा, तो मार्जिन में 1 लिखेंगे। 2 के लिए 2 प्रश्न लिखकर प्रफुल्लित। और विशेष ध्यान ये भी रखें कि पूरा वाक्य लिखने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में लिखने से अगर उत्तर पूरा हो जाता है तो उतना ही लिखें। अब हम प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए कोई 2 आउट ऑफ 3, अर्थात 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको करना है। तो यहाँ आप तीनों प्रश्न देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं और उनका फॉर्मेट क्या है। जब आप पहला प्रश्न कर रहे हैं तो वह संकेत रूप में लिखेंगे। हम देख रहे हैं वह समझ चुकी है कि उसके जीवन का उद्देश्य गृह कार्य नहीं है, बल्कि उसे अपना मानसिक विकास करके देश में अपना योगदान। पहला वाक्य यह है जिसकी व्याख्या हमको करना है। तो हम यहाँ पर पहले वाक्य को संकेत रूप में लिखेंगे, जिसमें पहला शब्द, बीच में खाली जगह और अंतिम शब्द लिखेंगे, जिससे स्पष्ट रूप से समझ में आए कि कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा जा रहा है। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में यह गद्यांश गद्य कौशल में संकलित महादेवी वर्मा के संभाषण घर और बाहर से लिया गया है। संदर्भ है, लेखिका ने नारी जीवन के प्रति सहानुभूति प्रकट की है और उसकी योग्यताओं का परिचय देते हुए पाठकों से कह रही है। तो संदर्भ में हम लिखते हैं कि यह वाक्य जो दिया गया है व्याख्या करने के लिए कौन किससे किस संदर्भ में कह रहा है। व्याख्या है, वह पहला समय था जब परिवार और समाज नारियों के लिए निर्णय किया करते थे और उसी अनुरूप नारी भी गृह कार्य को ही अपना जीवन का उद्देश्य मानकर जीवन जीती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। वह पढ़ लिखकर अपनी योग्यता से परिवार के साथ साथ देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहती है। तो यह इसकी व्याख्या है। विशेषता देखते हैं, लेखिका ने संदेश दिया है कि नारी इतनी योग्य है कि वह घर और बाहर में उचित संतुलन बनाकर सभी को खुश रख सकती है और आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी प्रतिभा का पूरा फायदा
देश और परिवार को मिल सकता है वह भी खुश रहेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ससंदर्भ व्याख्या का पहला जो वाक्य दिया गया था वह यहाँ पर पूरा होता है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे जो इस प्रकार है, जो मनुष्य स्व संस्कार में लगा हो उसे अपने मिलने जुलने वालों के आचरण पर भी दृष्टि रखना चाहिए। तो इसका हम ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे दूसरा नंबर, क्योंकि हम दूसरे नंबर का प्रश्न कर रहे हैं और इसमें भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वह नंबर भी आप ठीक से लिखें जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। संकेत में आप देख रहे हैं किस प्रकार लिखा है। प्रसंग है, यह गद्य कौशल में संकलित निबंध मित्रता से लिया गया है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ है, मित्र और मित्रता के विषय में लेखक ने पाठकों से कहा है। व्याख्या है, अगर हम अपने चरित्र के प्रति सजग हैं तो जिनसे हम मिलते जुलते हैं उनके क्रियाकलापों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक दवाई के समान है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम निराश होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। मतलब यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता के जैसा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। तो हमें मित्रता करने से पूर्व व्यक्ति को अच्छी तरीके से जांच परख कर लेना चाहिए। क्यों? तो वह हमने व्याख्या में लिखा है। विशेषता देखते हैं, सिर्फ मित्रों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान न देकर चरित्रवान लोगों से दोस्ती करना चाहिए। जैसा अगर हम सुगंधित फूलों के बीच में रहते हैं तो थोड़ी बहुत सुगंध हमारे पास भी आ जाती है, वैसे ही अच्छे लोगों से मित्रता करते हैं, चरित्रवान लोगों से मित्रता करते हैं तो हमारा चरित्र भी उत्तम बन जाता है। यही संदेश लेखक इसमें दे रहे हैं। तीसरा ससंदर्भ व्याख्या है, कभी कभी जब मनुष्य अपने व्यवसाय में हजार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं होता तब उसे व्यवसाय बदलकर दूसरा चुनने की आवश्यकता अवश्य होती है। तो इसके लिए भी हम ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न हम 3 में से एक कर रहे हैं उसके नंबर सही डालें और उसके बाद हम उसका संकेत लिखेंगे। संकेत के बाद आएगा प्रसंग। यह गद्यांश गद्य कौशल के निबंध योग्यता और व्यवसाय का चुनाव से लिया गया है जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। संदर्भ है, लेखक ने नवयुवकों को संदेश देते हुए पाठकों से कहा है। व्याख्या हम देखेंगे कि जीवन में खुशी और आनंद के लिए जरूरी है कि कोई न कोई काम करें, लेकिन दूसरों की सफलता को देखकर वही व्यवसाय या काम नहीं करने चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ लोग असफल हो जाते हैं, तब उन्हें अपना काम बदलना जरूरी हो ही जाता है, लेकिन इस बात से यह समझ में आता है व्यवसाय का चुनाव ठीक से नहीं किया था, उस पर अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं किया था, अपनी रुचि नहीं जानी थी, अपनी योग्यता नहीं जानी थी, इसलिए असफल हुए और दूसरा काम ढूंढना पड़ रहा है। ऐसे करने के कारण में जल्दीबाजी, देखा देखी, अज्ञानता, अधूरी शिक्षा हो सकता है। इसीलिए कार्य शुरू करने में बहुत सोच विचार के कार्य करना चाहिए। विशेषता देखते हैं, लेखक ने युवा वर्ग को बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया है। इन बातों को हम अपनी गाइड की तरह याद रखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न जो ससंदर्भ व्याख्या है वह पूरी होती है। तीनों प्रश्न की व्याख्या कर दी गई है, जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है। तो व्याख्या करने के लिए जो भी वाक्य दिया गया है उसके आगे पीछे की चर्चाओं का सहारा लेकर उपयोग करके हम अच्छी व्याख्या कर सकते हैं।
चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए कोई एक, दो में से एक प्रश्न करना है जो है 16 मार्क्स के लिए। और साधारणतः इस प्रश्न में जितनी भी कहानियां आपकी टेक्स्ट बुक में है उनमें से किसी एक कहानी का सारांश लिखना होता है। तो यहाँ ऑप्शन के लिए 2 दिए जाते हैं प्रश्न और 2 में से किसी एक का आप सारांश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है। सरजू भैया का चरित्र चित्रण करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या आईने के सामने आत्मकथा पर आधारित लेखिका की जीवन यात्रा का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको अपने विवेक का प्रयोग करके प्रश्न का चयन करना है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो उस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर चयन करेंगे। हम देखते हैं कि सरजू भैया का चरित्र चित्रण करना वाला प्रश्न अधिक आसान है, क्योंकि यह एक चरित्र चित्रण है और उस चरित्र को हम अपने आसपास भी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से वह जो रेखा चित्र है सरजू भैया का, हम उनके विषय में आसानी से लिख सकते हैं। और उसकी विशेषताओं में हम लिखेंगे कि यह जो चरित्र है किस प्रकार आपको प्रभावित करता है, और उसकी विशेषता में यह भी लिख सकते हैं कि उनका चरित्र के उनके स्वभाव की कौन सी बात आपको अधिक प्रभावित करती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट इस प्रकार दिया गया है कि दोनों में से आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं वह शीर्षक में लिखा जाएगा। शीर्षक जैसे सरयू भैया का चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से आप यह प्रश्न 1 डालकर सरजू भैया का चरित्र चित्रण लिखेंगे। उसके बाद इस पाठ के जो लेखक हैं उनका परिचय संक्षिप्त में लिखेंगे और पाठ का सारांश और विशेषता लिखेंगे। तो यह इस प्रश्न का फॉर्मेट है। और आईने के सामने अगर आप लिख रहे हैं तो शीर्षक में वही लिखेंगे और उस प्रकार लेखक परिचय, सारांश और विशेषता लिखी जाएगी। और दोनों ही पाठों का अगर आप सारांश देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा सारांश मिल जाए। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है टिप्पणी लिखिए कोई एक। 5 अंक के लिए एक प्रश्न का उत्तर लिखना है जो होगा 1 आउट ऑफ 2। तो आपको इस प्रकार 2 शीर्षक दिए जाएंगे जिसमें से एक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मेट दिया गया है। शीर्षक है मॉरिशस का प्राकृतिक सौंदर्य। तो सबसे पहले हम शीर्षक का परिचय देंगे। परिचय इस प्रकार होगा कि यह शीर्षक गद्य कौशल के यात्रा वर्णन मॉरिशस का प्राकृतिक सौंदर्य से लिया गया है, जिसके लेखक रचित यादव हैं। और इसके बाद हम जो मॉरिशस यात्रा वृत्तांत हमने पढ़ा है उसमें से उसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जो कुछ बताया है वह यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व के लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर के तट पर और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। खूबसूरती के मामले में तो इस देश का कोई सानी नहीं है। पर्यटकों के लिए यह सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। अपनी सुंदरता और प्राकृतिक वातावरण के कारण ही मॉरिशस घूमने फिरने वालों के लिए सबसे आकर्षक देश बना हुआ है। हरे भरे जंगल और ऐतिहासिक स्थान यात्रा को और भी रोचक बना देते हैं। यहाँ के झील झरने खूब अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह मॉरिशस के सबसे बड़े आकर्षक स्थलों में से एक है, जिसे 7 रंगों की धरती के रूप में जाना जाता है। दरअसल इस जगह पर 7 रंगों की रेत है जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। चारों ओर से पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ यह शानदार वन्य जीव अभयारण्य है। 90 के दशक में इस पार्क को सिर्फ जंगली जानवरों के शिकार के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह टिप्पणी पूरी होती है। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 4 प्रश्न तक सारे प्रश्न आपको
पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक गद्य कौशल से आएंगे, जो है 45 मार्क्स के लिए। और 5वां प्रश्न है जो प्रयोजन मूलक हिंदी से आएगा, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। 5वां प्रश्न है, उत्तर लिखिए कोई तीन प्रश्न करना है जो 5-5 अंक के लिए होंगे, अर्थात 5वां प्रश्न आपको 15 अंक के लिए होता है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, रोजगार परक हिंदी से आप क्या समझते हैं? फिल्मी जगत में रोजगार के अवसर पर प्रकाश डालिए। तो उसका उत्तर हम इस प्रकार देखते हैं कि इस प्रश्न में एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो आप दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ किंतु अलग अलग साइड हेडिंग डालकर लिखेंगे, जैसा यहाँ पर दिया गया है। रोजगार परक हिंदी से मतलब है कि हिंदी धीरे धीरे अपना अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर रही है, क्योंकि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ता बाजार, हिंदी भाषी उपभोक्ता, हिंदी सिनेमा, प्रवासी भारतीय, हिंदी का विश्व बंधुत्व भाव हिंदी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से सप्ताह में एक दिन हिंदी भाषा में एक समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया गया है। दुनिया में समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा हिंदी के समाचार पत्र हैं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि भी हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सब के चलते हिंदी समर्थ हो रही है, लेकिन हिंदी विस्तार यात्रा में कुछ चुनौतियां भी हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद हिंदी अभी संयुक्त राष्ट्र में भाषा के तौर पर शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन हास्य क्षमता इतनी ज्यादा है कि वह आसानी से विश्व की भाषा बन सकती है और वह कई रोजगार उपलब्ध करा सकती है। अर्थात ये ऐसी हिंदी जिसके उपयोग से, या जो केवल हिंदी जानते हैं, या जो केवल हिंदी के द्वारा ही अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है कि रोजगार परक हिंदी का अर्थ क्या है, कि वह किस प्रकार समर्थ हो गई है और अपनी क्षमता से लोगों को रोजगार भी प्रस्तुत करा रही है। और दूसरा प्रश्न है इसी का, फिल्मी जगत में रोजगार के क्या अवसर हैं? तो हिंदी सिनेमा का विश्व पटल पर अपना दबदबा है। जहां हिंदी फिल्में अन्य देशों में जाकर धमाल कर रही है, वहीं अन्य देशों को अपनी फिल्मों को डब करके भारत भेजने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिनेमा में पटकथा लेखन, संवाद लेखन, कहानी, कविता, गीत लेखन, डायलॉग लेखन, डबिंग, रूपांतरण में जो रोजगार के अवसर हैं, उनकी व्यापक संभावनाएं हैं। और इसलिए एक सशक्त हिंदी भाषा हर व्यक्ति ने सीखना चाहिए, शब्द संपदा होना चाहिए और भाषा के साथ साथ अपने आप को भी सशक्त बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 5 का दूसरा प्रश्न है, हिंदी सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? आज के समय में इसकी उपयोगिता क्या है, समझाइए। तो उत्तर है, विशेष रूप से हिंदी में भाषा प्रौद्योगिकी में विकास की शुरुआत 1991 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अधीन भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास मिशन TDIL की स्थापना के साथ हुई। इसके उपरांत मिशन के तहत बड़ी संख्या में हिंदी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होने लगा। निर्देशों का एक समूह अथवा प्रोग्राम है जिसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने और कुछ विशिष्ट काम करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल कंप्यूटर में चलने वाले एप्लीकेशन के लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसके बिना अधिकांश कंप्यूटर बेकार हैं। आज के समय में तो नए नए सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं जिससे जीवन सरल और ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो यह देखते हैं हम कि हिंदी सॉफ्टवेयर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1991 में हिंदी सहित संवैधानिक रूप से स्वीकार्य प्रत्येक भाषा में 3-3 लाख शब्दों का संग्रह विकसित करने का फैसला किया गया। हिंदी शब्द संग्रह विकसित करने का काम IIT दिल्ली को सौंपा गया। हिंदी संग्रह के 1981 से 1990 के
दौरान मुद्रित पुस्तकें, जर्नल्स, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और सरकारी दस्तावेज हैं। इन्हें 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: समाज विज्ञान, भौतिकी, भौतिक और व्यावसायिक विज्ञान, सौंदर्य विषयक, प्राकृतिक विज्ञान, वाणिज्य, सरकारी और मीडिया भाषाएं तथा अनुलित सामग्री है। शब्द स्तरीय टैगिंग, शब्द गणना, अक्षर गणना, फ्रीक्वेंसी गणना के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स भी विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही हिंदी भाषा के अनेक अवसर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में खुल गए हैं। तो यह देखते हैं हम कि हिंदी सॉफ्टवेयर क्या है और वह कब और कैसे डेवलप किया गया। और अगला प्रश्न है इसी में, सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं जिससे जीवन सरल और ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो यह सॉफ्टवेयर की उपयोगिता हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। अनुवाद कला की परिभाषा और प्रकार लिखिए। तो परिभाषा इस प्रकार है कि एक भाषा पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा पाठ में जैसा का वैसा व्यक्त करना, अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। और हम देखते हैं कि यह अनुवाद कार्य काफी पुराने समय से चला आ रहा है। तीसरी परिभाषा देखते हैं। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात को किसी दूसरी भाषा में हूबहू समान अर्थों में दूसरे तक पहुंचाना, दूसरी भाषा तक पहुंचाना अनुवाद कहलाता है। अब हम इसी प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के 3 प्रकार हैं। पहला है शब्दानुवाद, मूल भाषा का शाब्दिक अनुवाद है। याद रखना चाहिए कि अनुवाद शब्दों का नहीं, अर्थों का होता है। दूसरा प्रकार है भावानुवाद, मूल भावों को, इमोशंस को या अर्थों को अपनी भाषा में प्रकट कर देना भावानुवाद कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में फेथफुल ट्रांसलेशन कहते हैं। तीसरा प्रकार है स्वतंत्रतानुवाद, इसे छायानुवाद भी कहते हैं। मूल भाषा के अर्थ या भाव को समझकर स्वतंत्र रूप से किए गए अनुवाद को स्वतंत्रतानुवाद कहते हैं। तो यह हो गए प्रश्न 5 का तीसरे प्रश्न का उत्तर अनुवाद के विषय में। अब हम 5वें प्रश्न के चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, अच्छे अनुवादक के गुण लिखते हुए अनुवाद की आवश्यकता लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले हम पहले भाग का उत्तर लिखेंगे। अच्छे अनुवादक के गुण। किसी भी अच्छे अनुवादक में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर अनुवाद कला है तो अनुवादक कलाकार, और अनुवाद अगर विज्ञान है तो अनुवादक एक विज्ञानी। सफल अनुवाद कार्य के लिए अच्छे अनुवादक के कुछ गुण विद्वानों ने बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, अनुवादक को भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए, अर्थात वो जिस एक भाषा से एक भाषा के साहित्य को या सूचना को जिस भी भाषा में अनुवादित कर रहा है, उसे दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे वह किसी विषय का अनुवाद कर रहा है, जैसे विज्ञान के कोई विषय का अनुवाद कर रहा है तो उसे विज्ञान विषय में पूरी जानकारी होना चाहिए। वह अगर भूगोल के किसी स्क्रिप्ट का अनुवाद कर रहा है तो भूगोल विषय की जानकारी होना चाहिए। इसी प्रकार जिस भी विषय में अनुवाद कर रहा है उस विषय की जानकारी उसे होना चाहिए। तीसरा है, अनुवाद के पास स्वतंत्र विचार शक्ति होनी चाहिए, अर्थात अनुवादक तो अपने सामने दोनों विषय के साहित्य रख लेता है और अनुवाद करता है, लेकिन उसके अलावा भी उसे अपनी विचार शक्ति होना चाहिए कि वह किस प्रकार से एक प्रभावी, सही और अच्छा अनुवाद कर सके। चौथा गुण है, अनुवादक में अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अनुवाद भी एक कला है, एक विज्ञान है, और उसको जो अनुवाद की विधा है, जो नियम है, वे सारी जानकारी उसको होना चाहिए। जिसलिए हम देखते हैं कि अनुवादक जो होता है उसको एक अनुवादक की
शिक्षा प्राप्त करना पड़ती है और वही व्यक्ति यह कार्य करने में योग्य होता है। 5वां है अनुवादक में व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है कि उसे दोनों भी भाषाओं का व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कोई व्याकरण की गलती न हो पाए। 6वां गुण है अनुवादक में प्रामाणिकता और मौलिकता अति आवश्यक है, अर्थात वह किसी की नकल नहीं करना चाहिए, उसे मौलिक अपना अनुवाद करना चाहिए। तो बहुत बार हम देखते हैं छात्रों कि कोई अनुवादित पुस्तक या अनुवादित साहित्य हमारे सामने आता है तो वह इतना अच्छा अनुवाद किया होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यह मौलिक रचना है या अनुदित रचना है। तो एक अनुवादक में प्रामाणिकता और मौलिकता अर्थात अपनी सोच समझ वैचारिक क्षमता होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का पहला भाग पूरा हुआ। अब हम दूसरा भाग देखते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता क्या है। अलग अलग भाषा भाषियों के बीच उन्हीं की अपनी भाषा में संपर्क स्थापित कर लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ती हुई आदान प्रदान की अनिवार्यता ने अनुवाद एवं अनुवाद कार्य के महत्व को बढ़ा दिया है। साथ ही अधिक से अधिक विचारों को जान सके, अर्थात जितना अनुवाद कार्य होता है उतने अधिक हमारे ज्ञान प्राप्ति के संसाधन सोर्स बढ़ जाते हैं। यहाँ बिंदुवार भी दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता में अनुवाद की आवश्यकता है, संस्कृति के विकास में अनुवाद की आवश्यकता है, साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता है, व्यवसाय के रूप में अनुवाद की आवश्यकता है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता है और यह प्रमाणित है, हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर 5 प्रश्न के उत्तर पूरे होते हैं और मैं समझती हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार प्रश्न पत्र सॉल्व किया जाएगा, उत्तर लिखे जाएंगे। और इसके साथ ही आज की वीडियो हम यहाँ पर पूरी करते हैं। आपको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।